नमस्कार। संडे स्पेशल के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और आप सब जानते हैं कि हर सप्ताह हम एक ऐसे मुद्दे पर रविवार के इस एपिसोड में बात करते हैं जिस पर पूरे सप्ताह या तो बिल्कुल बात नहीं हुई या सबसे ज्यादा बात हुई है। भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के संबंधों के बारे में इस सप्ताह हम बात करने वाले हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बहुत जल्द बांग्लादेश के विदेश मंत्री भारत की यात्रा पर आ रहे हैं और दोनों के बीच में संबंधों का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। इससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि अभी पिछले दिनों बांग्लादेश ने कुछ ऊटपटांग हरकतें की थी। ऊटपटांग हरकतों से सीधा मतलब यह था कि जैसे कि T20 वर्ल्ड कप का बहिष्कार कर दिया कि साहब आपने IPL से हमारे एक खिलाड़ी को निकाल दिया, इसलिए हम T20 वर्ल्ड कप में नहीं आएंगे, मत आओ। कुछ फर्क नहीं पड़ा आपसे, भारत ने तो वर्ल्ड कप जीता। और इनका बहुत बड़ा फर्माबरदार बन रहा था पाकिस्तान। उसने भी धमकी दे दी थी कि हम भी वर्ल्ड कप का बहिष्कार कर सकते हैं, लेकिन औकात नहीं हुई बहिष्कार करने की, घुटनों पर आ गया। बहिष्कार करता तो बर्बाद हो जाता। और पाकिस्तान ने भारत से मैच भी खेला और भारत ने उस कोलंबो में जाकर, श्रीलंका में जाकर कुटाई भी की। यह हाल तो पाकिस्तान का है। लेकिन दोस्तों, अगले सप्ताह बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान भारत आ रहे हैं और एस जयशंकर से मिलने आ रहे हैं, हमारे विदेश मंत्री से। 8 अप्रैल को दिल्ली में यह मुलाकात होगी। ऊर्जा, जल बंटवारा, सीमा प्रबंधन, वीजा संबंधी जो दोनों देशों के बीच में ठहराव है, उन सब को बात होगी। और मैं आपको बता दूं कि वहां के जो PM तारिक रहमान हैं वो भी जल्द ही भारत आ सकते हैं। खालिदा जिया के बेटे जो नए PM बने हैं वहां के, क्योंकि पिछले दिनों नरेंद्र मोदी ने उनको निमंत्रण दिया था कि उनकी पत्नी और उनकी बेटी के समेत भारत बुलाया था। भारत ने इस मामले को बहुत बढ़िया तरीके से हैंडल किया है। शेख हसीना के साथ जो अगस्त 2024 में हुआ था, उसके बाद से भारत ने इस मामले को लेकर समय समय पर अपनी रणनीति को बदला है। जब वो बुढ़ऊ था ना, नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस वहां का CEO बना था बांग्लादेश का, उस समय भारत ने बड़ा सख्त रवैया अपनाया और कई बड़े स्टेटमेंट भी जारी किए। वहां पर जो हिंदुओं पर, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हुए, उसको लेकर विरोध भी दर्ज कराया। कई प्रकार के प्रतिबंध भी हुए। बांग्लादेश के साथ कई प्रकार का बिजनेस भी रोका गया और बांग्लादेश को गिड़गिड़ाना पड़ा था कि हमारी बिजली की सप्लाई बंद मत करना। और अभी हाल ही में जब खाड़ी संकट आया तो भारत ने डीजल की बड़ी मात्रा में सप्लाई की उनको। तो इस प्रकार से बांग्लादेश को यह अकल आ रही है कि भारत के साथ द्विपक्षीय संबंध, बायलैटरल रिलेशंस खराब करके, क्रिकेट संबंध खराब करके आप अपना नुकसान करा रहे हो। देखिए, तारिक रहमान समझ गए हैं कि साउथ एशिया में अगर आप रह रहे हैं तो भारत से बैर नहीं किया जा सकता और पाकिस्तान जैसे मूर्ख देश को साथ रहकर आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तारिक रहमान ने अभी कुछ समय बांग्लादेश की जो क्रांति हुई थी 1971 वाली, मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में, उसको लेकर के बयान दिया था एक। उस पर उसकी वर्षगांठ थी। उस अवसर पर तारिक रहमान ने उस नरसंहार को याद किया था जो नरसंहार पाकिस्तान ने किया था। पाकिस्तान अचंभित रह गया कि देखिए, नई नई सरकार बनी है, हम तो सोच रहे थे कि नई सरकार हमारे साथ रहेगी और ये तो हमारी आलोचना करने लगी। क्योंकि तारिक रहमान जो खालिदा जिया के बेटे हैं, वो जानते हैं कि किन परिस्थितियों में बांग्लादेश बना था और भारत ने उसमें क्या भूमिका निभाई थी। और भारत पाकिस्तान के बीच में जो संबंध रहे हैं वो ये भी जानते हैं। अभी हाल ही में पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप का जो बहिष्कार करने की कोशिश की थी, वो एक तरीके से आग में घी डालने का काम किया था। और आपको याद होगा कि वर्ल्ड कप में जब दोनों ही टीमें, बांग्लादेश तो आई नहीं खेलने के लिए और पाकिस्तान की टीम बाहर हो गई, तो दोनों ने एक 3 वनडे मैचों की सीरीज आपस में रखी। पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश गई खेलने के लिए और 2-1 से काला मुंह करवा के आई। बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों की जमकर खिल्ली उड़ाई, उनको हराया और उनका जमकर के अपमान भी किया। तो इस तरीके से बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो संबंध थे वो बहुत ही खराब स्थिति में आ गए। मोहम्मद यूनुस की सोच मुझे लगता है कि ज्यादा कट्टरवादी थी। मोहम्मद यूनुस का जो शासन चला 1.5 साल तक, उसमें हिंदुओं पर बहुत अत्याचार भी हुए, उसने चीन की चमचागिरी भी की। लेकिन तारिक रहमान समझ गए हैं कि चीन की चमचागिरी करके भी कुछ नहीं मिलने वाला है। भारत
जो आपका सबसे बड़ा पड़ोसी है और जिसके साथ शेख हसीना ने बहुत अच्छे संबंध लगभग 15 साल तक मेंटेन किए और बांग्लादेश की इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो कर रही थी, उसको समझना बड़ा आवश्यक है। आप जानते होंगे कि बांग्लादेश के जो कपड़े थे बने हुए डेनिम, आपने H&M, ज़ारा, ये जो बड़े बड़े ब्रांड है, इनमें आपने डेनिम और जीन्स शर्ट्स कॉटन की पहनी होंगी लेकर के, तो मेड इन बांग्लादेश सब में लिखा रहता था। यहां से कपास जाती थी, कॉटन जाती थी और वहां से टेक्सटाइल से कपड़ा बन करके आ रहा था। और यही नहीं, बांग्लादेश सबसे बड़ा कंट्री बन गया था एशिया से एक्सपोर्ट करने वाला यूरोप को। लेकिन अभी हाल ही में भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ FTA साइन कर लिया, फ्री ट्रेड टीटी एग्रीमेंट साइन कर लिया। और इसके बाद अब सबसे ज्यादा खतरा बांग्लादेश की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके लिए भारत ही बनने वाला है, क्योंकि अगले 3-4 साल में भारत यूरोप को सबसे ज्यादा कपड़ा सप्लाई करने वाला है। और बांग्लादेश में इसे लेकर के खलबली है। वहां की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पिछले 1.5 साल में वैसे ही बर्बाद हो गई है जब से शेख हसीना की सरकार वहां से गई। आज स्थिति यह है कि शेख हसीना भारत में रह रही हैं, इसके बावजूद बांग्लादेश के विदेश मंत्री यहां आना चाहते हैं, प्रधानमंत्री यहां आना चाहते हैं, भारत के साथ संबंध सुधारना चाहते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस सारे फालतू के काम कर रहा था, चीन की गोद में बैठ गया था। भारत को नॉर्थ ईस्ट अपना सेफ करना है और उसे बांग्लादेश को साथ रखना आवश्यक है। और भारत के लिए यह बताने का भी समय होता है कि बाप बाप होता है, और पाकिस्तान को बाप बनाओगे तो यह रिश्ता अवैध ही रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो पंजाबी सेना है वो बांग्लादेश को कभी अपना मान ही नहीं सकती और बंगालियों से उन्हें सख्त नफरत है और कभी भी वो इनको पसंद नहीं करते। इस वीडियो में हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि भारत और बांग्लादेश दो पड़ोसी जिनके रिश्ते कभी सोनाली अध्याय कहा जाता था, यानी कि स्वर्ण युग कहे जाते थे, आज एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। अगस्त 2024 में शेख हसीना के पतन से लेकर फरवरी 2026 के बांग्लादेश के आम चुनावों तक ढाका और नई दिल्ली के बीच बहुत कुछ बदला है। क्या यह अविश्वास का दौर है या एक नई शुरुआत? आइए समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में, और इस पर हम सभी पहलुओं पर बात करेंगे। 15 साल तक शेख हसीना और भारत के बीच गहरे राजनीतिक संबंध रहे, लेकिन अगस्त 2024 में हुए जन आक्रोश ने सब बदल दिया। हसीना को देश छोड़ना पड़ा और भारत में शरण लेनी पड़ी। इसके बाद 12 फरवरी 2026 को हुए चुनावों में तारिक रहमान के नेतृत्व वाली BNP, जो खालिदा जिया के बेटे हैं और 17 साल से अमेरिका में रह रहे थे, वो वापस लौट कर आए और वो प्रधानमंत्री बने। उनके लिए रेड कारपेट तैयार किया गया। शेख हसीना को चुनाव ही नहीं लड़ने दिया गया, तो तारिक रहमान तो PM बन नहीं थे। हालांकि PM मोदी ने उन्हें बधाई दी है, लेकिन इतिहास गवाह है कि BNP का रुख पारंपरिक रूप से भारत के प्रति हमेशा संदेहास्पद रहा है। जेलों से कट्टरपंथी तत्वों की रिहाई और अल्पसंख्यकों पर हिंसा की खबरों ने नई दिल्ली की चिंताएं और बढ़ा दी हैं, और ये चिंताएं वाजिब भी हैं दोस्तों। आज दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा कांटा है शेख हसीना का भारत में प्रवास। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई है और उनके एक्स्ट्राडिशन की मांग की है। भारत के सामने दोहरी चुनौती है। कानूनी चुनौती 2013 की संधि के तहत राजनीतिक अपराध के आधार पर भारत प्रत्यर्पण से इनकार कर सकता है। कूटनीति की अगर बात करूं, अगर भारत उन्हें वापस नहीं भेजता तो बांग्लादेश की जनता में नाराजगी बढ़ेगी, और अगर भेजता है तो एक पुराने वफादार सहयोगी को छोड़ने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की साख पर असर पड़ेगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि उन्हें किसी तीसरे देश में भेजना ही एकमात्र समाधान हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार और S जयशंकर की जो सरकार है, जो मिली जुली रणनीति है, उसमें इसके लिए कोई जगह नहीं है। और इन दोनों देशों के बीच में पानी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। पानी के बिना राजनीति अधूरी है। दिसंबर 2026 में 30 साल पहले हुए गंगा जल संधि समझौता जो है वो समाप्त हो रहा है, उसकी अवधि पूरी हो रही है इस दिसंबर में। अब जलवायु परिवर्तन और घटते जल स्तर के कारण पुराने फार्मूले काम नहीं आ रहे हैं। दूसरी तरफ तीस्ता नदी विवाद अभी भी अनसुलझा है। इसी का फायदा उठाकर चीन वहां $1 अरब के तीस्ता मेगा प्रोजेक्ट के साथ घुसपैठ कर रहा है। यह प्रोजेक्ट भारत के संवेदनशील
सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक कहते हैं, उसके बेहद करीब है, जो भारत के लिए बड़ी सुरक्षा चिंता है। तनाव के बावजूद दोनों देश जानते हैं कि वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। 14 अरब डॉलर का व्यापार और सीईपीए समझौता जो 2026 तक पूरा होना है, बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था के लिए संजीवनी है। जून 2025 से नेपाल भारत के ग्रिड के जरिए बांग्लादेश को बिजली भेज रहा है। यह त्रिपक्षीय सहयोग दक्षिण एशिया के लिए एक मिसाल है। 4096 किलोमीटर लंबी जो सीमा है भारत और बांग्लादेश की, उसका प्रबंधन हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहा है। हाल ही में दोनों सेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है और अच्छी खबर यह है कि फरवरी 2026 से वीजा सेवाएं बहाल होने लगी हैं। लाखों बांग्लादेशी इलाज और व्यापार के लिए भारत आते हैं। इस पीपुल टू पीपुल संपर्क को फिर से जोड़ना अविश्वास को कम करने की पहली सीढ़ी है। हालांकि भारत ने पाकिस्तान को अभी इस तरह की छूट नहीं दी है, क्योंकि पाकिस्तान से भी हजारों की संख्या में लोग यहां इलाज कराने के लिए आते हैं। लेकिन बांग्लादेश को साथ लेकर के चलना भारत के लिए आवश्यक है। भारत और बांग्लादेश के बीच के संबंध वर्तमान में संक्रमण, अविश्वास और पुनर्निर्धारण के दौर से गुजर रहे हैं। शेख हसीना सरकार के जाने के बाद जो कूटनीतिक शून्य उत्पन्न हुआ था, उसे केवल औपचारिकता या प्रोटोकॉल तक सीमित रखना दोनों देशों के दीर्घकालिक हितों के प्रतिकूल होगा। यद्यपि वर्तमान में दोनों ओर से उच्च स्तरीय वार्ताएं और शिष्टाचार संदेशों का आदान प्रदान हो रहा है, लेकिन वास्तविक विश्वास की बहाली तभी संभव होगी जब दोनों पक्ष संवेदनशील मुद्दों को दरकिनार कर साझा आर्थिक और रणनीतिक हितों पर व्यवहारिक रूप से आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार अगर मैं आज के निष्कर्ष की बात करूं कि किस प्रकार दोनों के संबंध हो सकते हैं आने वाले समय में, और यह भारत के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो कूटनीतिक गलियारों में यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान वार्ताएं केवल प्रोटोकॉल का हिस्सा नहीं है, बल्कि दोनों पक्षों के लिए आवश्यक हैं और उनको एक दूसरे के साथ आना ही पड़ेगा। भारत को नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की सुरक्षा और कनेक्टिविटी के लिए बांग्लादेश की भौगोलिक स्थिति पर निर्भर रहना पड़ता है, जबकि बांग्लादेश को अपने गंभीर ऊर्जा संकट और आर्थिक संक्रमण काल से उबरने के लिए भारत के सहयोग की इस समय बेहद आवश्यकता है। शेख हसीना के मुद्दे को दरकिनार दोनों को ही करना होगा। जो कूटनीति के जानकार हैं वो ये कहते हैं कि भारत और बांग्लादेश को अपने व्यापक संबंधों को किसी एक सिंगल इश्यू तक सीमित नहीं रखना चाहिए। भारत को शेख हसीना को सुरक्षित शरण देने के अपने रुख पर कायम रहते हुए भी बांग्लादेश के नए प्रशासन के लोकतांत्रिक जनादेश का सम्मान करना होगा, और भारत यही करता हुआ नजर आ रहा है। तो आज के हालात में भारत और बांग्लादेश के जो संबंध हैं वो नई दिशा में चल पड़े हैं। अब इन दोनों के बीच में मुझे नजर आ रहा है कि जो नया रिजीम है बांग्लादेश का, वो भी चाहता है कि कड़वाहट कम की जाए, क्योंकि कड़वाहट कम करने से आपके काम धंधे सुधर जाएंगे। बांग्लादेश की तमाम टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद पड़ गई है पिछले 1.5-2 साल में, और बांग्लादेश उसे कतई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। और बिजली के लिए, पानी के लिए, पेट्रोल डीजल के लिए, सबके लिए तो वो भारत पर ही निर्भर है। ऐसी स्थिति में अगर बांग्लादेश झुककर आगे सलाम करना चाहता है तो भारत को उसका सलाम कबूल करना चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और संडे स्पेशल का ये एपिसोड अगर आपको अच्छा लगे और लगे कि आपको कि हमने कोई अच्छी जानकारी दी है तो इसे शेयर करना ना भूलें। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।